हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए 2025 का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर लाए हैं। इस पेपर का संपूर्ण हल आप करके बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाइएगा। ये पेपर का सेट JC है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपका सबसे पहले आपको अनुक्रमांक अपना लिखना रहता है और साथ में अपना पेपर पे नाम लिखना रहता है। यहाँ पे समय रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है पेपर को हल करने के लिए, और पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का। इस पेपर का संपूर्ण हल जरूर आप कीजिएगा, ठीक है। और पेपर में इस पेपर से मैक्सिमम सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, तो 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए जाते हैं। इस निर्देश के बारे में आप पहले जान लें। यहाँ पे नोट दिया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा, आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है कि 15 मिनट तक इस प्रश्न पत्र को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए जाते हैं, इस निर्देश को आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपके निर्देश क्या है कि सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। ये प्रश्न पत्र रहेगा 2 खंडों में, खंड और खंड ब में विभाजित होता है, यानी 2 भागों में बटा रहेगा। खंड अ है जिसमें 20 बहुविकल्पीय आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना रहेगा, ठीक है। इसके साथ खंड अ है। खंड अ के जो OMR शीट आप भरेंगे, उस OMR शीट को यदि आप एक बार भर लेते हैं तो उस OMR शीट को भरने के बाद उसमें आपको नहीं काटना है, न इरेजर न वाइटनर का, इन सब का कदापि प्रयोग नहीं करना रहता है। इसके बाद देखिए, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेगा, यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहता है उसके सामने लिखा रहेगा। फिर इसके बाद देखिए खंड ब 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, जिसमें आप सभी को वर्णनात्मक फर्स्ट, वर्णनात्मक सेकेंड तथा इसके साथ में मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपको इस प्रकार से मानचित्र पे जो मानचित्र वाले सवाल है आपको भर के बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, खंड ब है, सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ दें तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर इसके बाद प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट नहीं करना है आपको, यानी जो प्रश्न आपको नहीं आएगा उसको छोड़ देना है, उसको बाद में कीजिएगा। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A और 9B लिखने के लिए दिए गए हैं, यानी कि जो दृष्टिबाधित है, जिसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो वो मानचित्र वाले कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे खंड अ है जिसमें बहुविकल्पिक प्रश्न आपको पहले बताएंगे। फिर इसके बाद जो मानचित्र वाला सवाल है, आपको मानचित्र पूरा डिटेल में भर के बताएंगे, और बोर्ड के एग्जाम में आप मानचित्र कैसे भरेंगे इन बातों को आपको सिखाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपके प्रारंभ होते हैं प्रश्न। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है, पहला प्रश्न आपके सामने है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, यानी आपको बताना है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, जूसेफ गैरिबाल्डी, ऑटोवन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। ये देखिए आपका 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इसी तरह सभी प्रश्न के अंक उसके सम्मुख निर्धारित किए गए हैं कि कौन सा अंक कितने नंबर का होने वाला है। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये जूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन आप याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है आपसे बोर्ड के एग्जाम में। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1918, 1919, 1920 या 1921। तो ये पारित जब हुआ था, कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट जो था कब पारित किया गया था, तो 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न जो तीसरे नंबर का है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आप याद रखिएगा, 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या 15 अगस्त। 30 प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
गुलामगिरी के लेखक कौन थे, यानी गुलामगिरी जो है किसके द्वारा लिखा गया, आपको ये बताना है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले, कैलाश बासिनी देवी, राधा स्वामी नायकर। देखिए गुलामगिरी आप सभी को याद होगा, गुलामगिरी जो लिखा गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था। तो इसका प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न देखिए, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखिए सामुदायिक सरकार है ना, इससे आपका क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता है तो उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में होता है, बहुल कार्यपालिका वाली सरकार को, या मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो, तो किसको कहा जाता है। तो देखिए सामुदायिक जो सरकार होती है वो कहा जाता है जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में होता है तो उससे क्या कहा जाता है, सामुदायिक सरकार कहा जाता है। तो पाँचवें का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है, यानी शासन का अंग इसमें से कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका या विधायिका। ठीक है, तो देखिए यहाँ से शासन का अंग नहीं है। तो देखिए शासन के अंग में जो आता है आपका कार्यपालिका आ जाता है, न्यायपालिका आता है, विधायिका आता है, जबकि नगरपालिका जो होता है शासन का अंग के अंतर्गत नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, यानी कि पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था। इस प्रश्न को आप याद जरूर रखिएगा, कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8वां नंबर का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद में विश्वास रखना था, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक था, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी था, या इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा जो था ये तीनों ऑप्शन क्या था, सही था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, देखिए 9 नंबर का क्या है कि लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। ठीक है, देखिए लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना भी होना चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी होना चाहिए, प्रगतिशील सरकार होना चाहिए। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है। तो देखिए भारतीय जो संघ है ना, इसमें अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं संघ को ही प्राप्त है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। देखिए यहाँ पे बताना है कि पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है इसका निम्नलिखित मुख्य कारण क्या माना गया है। गहन खेती माना गया है, वनोन्मूलन है, या अधिक सिंचाई है, या इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित मुख्य कारण जो माना जाता है अधिक सिंचाई को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया है पहले संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी पे नहीं करता है, यहाँ पे नहीं शब्द पूछा है ना। तो यहाँ पे इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा कि वन्य जीव पशु विहार या पशु विहार का परिसीमन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से एक फलीदार फसल बताना है कि इसमें फल देने वाला फसल कौन है, फलीदार है। ठीक है, दालें, ज्वार, मोटे अनाज या चावल। देखिए जो फलीदार फसल होता है जैसे चना हो गया, ये फलीदार फसल होता है ना, तो फलीदार फसल के अंतर्गत क्या आएगा, दाल आएगा। क्या आएगा, दाल। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी शब्दावली 2 या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। ठीक है, देखिए आंतरिक व्यापार या बाहरी व्यापार
या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार। यहाँ देखिए दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में जब व्यापार किया जाता है तो उस व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। आपको बताना कि जो पृथ्वी पर जो सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन कब हुआ था, 1991 ईस्वी में, 1992, 1993, 1989। तो कब हुआ था ये, 1992 ईस्वी में हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का, एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश डैश क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय या सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि एक देश का जो अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया जो है ना उत्पादन किस में होता है। तो आपको देखिए कृषि उत्पादन करने का काम कौन करता है, कृषि होता है। और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो किस में लिए जाते हैं, बैंकों द्वारा जो रहता है उसके द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, सदस्यों द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। अगला देखिए 18 नंबर का सवाल जो है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी लोगों को पहुंचाई है, विकसित देश के लोगों को या विकासशील देशों के श्रमिकों को या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता किसको पहुंचाई है, तो विकासशील जो देश को लोग हैं उसे पहुंचाया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 19 नंबर का देखिए, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो उदारीकरण की प्रक्रिया कब शुरुआत हुआ था, तो 1991 ईस्वी में हुआ था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 20वां नंबर का, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1985 ईस्वी में, 1984, 1986 या 1987। कब पारित किया गया था, तो 1986 ईस्वी में किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया, तो 1986 ईस्वी में। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि आपके 20 बहुविकल्पी जो प्रश्न कराए हैं, इस 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। खंड ब के यहाँ प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको बता दें पहले, यहाँ खंड ब में जो प्रश्न है सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बताने के बाद आप सभी को जो मानचित्र वाले सवाल रहते हैं वो मानचित्र वाले सवाल आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहले आप इन प्रश्नों को दिखा देते हैं और बता देते हैं कि ये प्रश्न इस टाइप के पूछे गए, उन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। साथ में आपको जो मानचित्र वाले 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं वो 10 नंबर के सवाल आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर का प्रत्येक लगभग जो है ना 80 शब्दों में आपको उसको उत्तर लिखना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में 2-2 सवाल दिया रहेगा। उन दोनों सवालों में से एक ही सवाल आपको करना रहेगा। और प्रत्येक सवाल कितने नंबर का होने वाला, 4 नंबर का। यहाँ आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपका है, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। यानी फ्रांस की जो क्रांति हुआ था उसके 4 कारण आप लिखते हैं, तो उस पर टोटल 4 नंबर मिलता है। मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया है, ये प्रश्न कर सकते हैं। या इसके अलावा ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, इसको लिखेंगे तभी भी आपको 4 ही नंबर मिलेगा। तो दोनों प्रश्नों में से केवल एक ही प्रश्न करना रहता है। इसी प्रकार से सभी प्रश्न जो है आपको बता दे रहे हैं, सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम सवाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि संघवाद से क्या तात्पर्य है, अथवा में दिया है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिए। साथ में देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए आपको, या अथवा जल दुर्लभ
का क्या है, वर्षा जल संग्रहण की पद्धति का वर्णन करना है। टोटल 4 नंबर इनमें तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए आपके सामने जो प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अथवा में मिट्टी से आप क्या समझते हैं, भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। टोटल 4 नंबर का। जितने भी प्रश्न बताएं इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ से प्रारंभ होता है वर्णात्मक सेकंड, जिसमें आप सभी को अब 6 नंबर का प्रश्न प्रारंभ होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि जो आपको उत्तर देना है ना 150 शब्दों में देना रहेगा। देखिए 5वां नंबर का जो प्रश्न है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में लिखिए। यदि लिखते हैं तो टोटल 6 नंबर का मिलेगा। या अथवा में देखिए दिया है, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। टोटल 6 नंबर का। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों में से एक ही प्रश्न आपको करना रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करती है। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। साथ में अगला प्रश्न आप देख लीजिए कि वन और वन्य जीव संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ये सभी जो प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रकों में विभाजित करने के अधिकार की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की विवेचना कीजिए। टोटल 6 नंबर का है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न बताया गया है सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए आपके प्रारंभ होते हैं मानचित्र वाले सभी सवाल। अब इन मानचित्र वाले सवालों को आपको कराएंगे। देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्न संख्या 9A और 9B मानचित्र से संबंधित है, जो आपको मानचित्र पे देखिए भरना कैसे है। ठीक है, मानचित्र पे आपको बता देते हैं कैसे बताएंगे। तो ये आपके सामने मानचित्र है, इस मानचित्र पे आपको डिटेल में भर के बताएंगे। सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, आपके पेपर में सेम टू सेम यही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न है, यहाँ से प्रारंभ होते हैं 9A। अब पहले इस प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए कि आपको कैसे दर्शाना है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2 अर्थात 1 नंबर का, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है। अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मानचित्र पे ही देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये प्रश्न है आपके सामने, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। अब ये चीज़ पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्वीकार किया गया था। तो देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये जो स्वीकार किया गया था ये स्वीकार किया था नागपुर में। कहाँ पे, नागपुर। और नागपुर है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है। अब देखिए इसको मानचित्र पे आप भरेंगे कैसे, तो ये आपके सामने ऐसे मानचित्र मिलेगा। इस मानचित्र में महाराष्ट्र को भरना है। तो देखिए कैसे भरेंगे, बहुत सिंपल होता है, बस जैसे बता रहे हैं वैसे ध्यान देंगे और अच्छे से भर लेंगे। तो देखिए ये होता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहाँ पे पड़ता है आपका, इस तरह चिन्ह बनाएंगे और इस तरह डॉट चिन्ह द्वारा दिखाना है। ये 9A का कौन सा नंबर का है, 9A का कौन सा नंबर है, फर्स्ट है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा नागपुर, नागपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, इस तरह दिखाएंगे तो एग्जामिनर देखेगा 1 नंबर इस पे आपको दे देगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। कहाँ पे शहीद हुए थे ये पता होना चाहिए। कहाँ पे हुए थे, तो प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, प्रयागराज में शहीद हुए थे। अब देखिए आपको दिखाना है प्रयागराज, तो कैसे आप दिखाएंगे प्रयागराज। देखिए ये मानचित्र है, अब पता होना चाहिए कि प्रयागराज कहाँ पड़ता है, तो आपको पड़ता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में देखिए कहाँ पे पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में ना, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ये देखिए आपको उत्तर प्रदेश इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। ये चिन्ह बन गया। अब इसको कैसे दिखाएंगे, 9A का कौन सा नंबर है, 2nd नंबर का है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक, इस तरह आप इसको भर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, सन जरूर याद रखिएगा ना, तभी जाके आप आंसर दे सकते हैं। तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये हुआ था लाहौर में। कहाँ पे, लाहौर में।
ठीक है। अब लाहौर में हुआ था, तो अब देखिए लाहौर है कहाँ पे, तो देखिए ये है आपका भारत का मानचित्र। मानचित्र में देखिए यहाँ पे पड़ता है लाहौर, यानी पाकिस्तान में है ना, तो लाहौर देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका है, ये है लाहौर। ये 9(1) का तीसरे नंबर का प्रश्न है ना, तो यहाँ पे तीसरा नंबर डाल दीजिए, तीसरा नंबर, और यहाँ पे लिख दीजिए लाहौर। ठीक, इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न आपका क्या है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, तो बिहार में कौन सा नेतृत्व किया गया था, तो चंपारण, आपको पता होना चाहिए चंपारण। अब ठीक है, मान लीजिए चंपारण में हुआ था, तो मानचित्र में दिखाएंगे कैसे, तो देखिए ये है आपके सामने मानचित्र, और ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में पड़ता है ये बिहार, और बिहार में देखिए इस तरह दिखाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे जगह कम है, तो आप इसको ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 9(1) का चौथा नंबर है, ये चौथा नंबर बनाइए, और यहाँ पे लिख दिए चंपारण, चंपारण, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, 5वां नंबर, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए अब पहले पूछा तो 1929 में, अब पूछा 1927 में, तो 1927 में जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था, ठीक है। अब देखिए मद्रास कहाँ पे है, कैसे भरेंगे, तो ये है आपके सामने मानचित्र, ठीक है। मद्रास देखिए पड़ता है तमिलनाडु में, और ये है आपका यहाँ पे मद्रास, ठीक है। इस तरह खींचिएगा, ये 9(1) का 5वां नंबर है, और यहाँ लिख दीजिए मद्रास, ठीक। तो जैसे भरे हैं इस प्रकार से आप यदि भरते हैं तो इस पे पांचों प्रश्न पे 5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। ये तो 9(a) का था ना, अब 9(b) का देखते हैं। देखिए आपके सामने 9(b) का है, ये भी आपका 5 प्रश्न रहेगा, टोटल 5 नंबर का रहता है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपके सामने पहला है, महाराष्ट्र का राजधानी नगर, आपको डेल्टा चिन्ह द्वारा दिखाना है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है, तो मुंबई है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर दे सकते हैं। कहाँ पे है, मुंबई। अब देखिए ये आपके सामने मानचित्र एक और अलग सा लिए हैं। अब देखिए अभी आपको बताए थे कि मुंबई कहाँ पे है, यानी कि महाराष्ट्र कहाँ पे, देखिए पूरा भाग आपका क्या है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इस चिन्ह के द्वारा कहीं बीच में दिखा दीजिएगा, ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र, इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है ना, तो इस प्रकार से बनाइएगा। बनाने के बाद इसको इस तरह चिन्ह तीर खींचिएगा, तीर खींचने के बाद देखिए 9(b) का कौन सा पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न है, और यहाँ दिखाइएगा मुंबई, ये क्या है आपका, मुंबई है, ठीक है। तो मुंबई चाहे यहीं पे लिख लीजिएगा, चाहे इसे तीर द्वारा भी खींच के आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य चिन्ह दिखाना है। देखिए खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो मुंबई में ही होता है। मुंबई कहाँ पे होता है, मुंबई हाई उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुंबई हाई बोलते हैं। और कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में ही है। अब देखिए आपको जैसे मुंबई हाई दिखाना तो कहाँ पे दिखाएंगे। अब देखिए तेल का कारखाना रहेगा तो ये बीचों बीच तो रहेगा नहीं, जब भी रहेगा तो इसके किनारे, समुद्री इलाके किनारे पे रहेगा, यहाँ पे पड़ता है। अब देखिए पी चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो इस तरह पी चिन्ह करके ऐसे दिखा दीजिएगा, इस तरह, ठीक है। ये पी चिन्ह और इसको खींच के ऐसे दिखा दीजिएगा। 9(b) का सेकेंड नंबर है, और कौन सा है, मुंबई हाई लिखिएगा, मुंबई हाई, तेल कारखाना हो जाएगा ना, तेल कारखाना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सॉरी, देखिए भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम यस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। देखिए भारत के एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम तारापुर, तारापुर याद रखिएगा, बहुत फेमस है ना, तारापुर याद रखिए। अब तारापुर पड़ता कहाँ पे है, तो तारापुर भी पड़ता है महाराष्ट्र में ही। देखिए 3 प्रश्न आपके महाराष्ट्र से ही पूछा गया है, तो महाराष्ट्र में देखिए तारापुर दिखाना है, और किस चिन्ह के द्वारा, यस चिन्ह के द्वारा, तो कहीं भी दिखा दीजिए। चलिए यहाँ पे यस इस तरह दिखा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह आप यस को दिखा सकते हैं। इसको लिखना है तो इस तरह आप खींचिएगा, ये लिखिएगा 9(b) का तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर, और यहाँ पे लिख दीजिए तारापुर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखिएगा तारापुर, ठीक है। देखिए 3 प्रश्न आपके महाराष्ट्र से ही पूछा गया था, एक राजधानी, तेल कारखाना, फिर इसके बाद आपको परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इस तरह दिखा दीजिएगा। अब देखिए अगला, भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा दिखाना है, कि लौह इस्पात दिखाना है ना, तो क्या है आपका, बोकारो याद रखिए, क्या याद रखना है, बोकारो, बोकारो,
ठीक है। यानी कि भारत का एक लौह इस्पात संयंत्र क्या है, बोकारो। और बोकारो पड़ता कहाँ पे, ये पड़ता है झारखंड में। अब देखिए झारखंड दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। देखिए ये है आपके सामने मानचित्र, ये है आपका बिहार, बिहार के नीचे क्या है आपका झारखंड। और किस चिन्ह के द्वारा दिखाना, उस चिन्ह को दिखाना मत भूलिएगा, क्रॉस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो इस तरह खींचिएगा और इस तरह क्रॉस चिन्ह बना लीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे खींचिएगा। 9B का कौन से नंबर का, चौथे नंबर का है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, बोकारो, बोकारो, ठीक है। तो झारखंड में क्या पड़ता है आपका, लौह इस्पात केंद्र जो बोकारो है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र का नाम याद रखिए जो बता रहे हैं आपको। तो रिहंद ताप विद्युत ऊर्जा केंद्र, विद्युत केंद्र, ठीक है। तो ये याद रखिएगा रिहंद, ठीक है। जहाँ से बिजली पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा केंद्र। तो क्या कौन सा है, तो देखिए इसको मानचित्र पे आप कैसे दिखाएंगे। अब रिहंद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये चीज़ याद होना चाहिए। तो देखिए ये है आपको उत्तर प्रदेश, आपको इधर पड़ता है रिहंद। अब देखिए किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो इस चिन्ह के द्वारा, गोला के द्वारा दिखाना है। तो इस प्रकार से बनाइएगा बड़ा सा, इसमें इसके अंदर एक छोटा सा गोला। और यहीं पर देखिए जगह है ना, तो यहीं पर लिख सकते हैं 9B कौन से नंबर का है, ये 5वां नंबर का लास्ट है। और यहाँ पे लिख दिया विद्युत ऊर्जा केंद्र, ठीक है। रिहंद, खाली रिहंद भी लिख देंगे तो हो जाएगा आपका रिहंद, ठीक है। तो ये था आपका मानचित्र भरने का पूरा तरीका। आपको जितने भी प्रश्न बताए इन सभी प्रश्नों को केवल तैयार करते रहेंगे ना, आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको गारंटी देते हैं कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 95 नहीं तो 90% से एबव नंबर ला सकते हैं। आपको जितना भी पेपर करा रहे हैं, मात्र इतने पेपरों को अच्छी तरीक़ा से आप हल कर लेते हैं, चाहे मैथ का हो, चाहे विज्ञान हो गया, चाहे सामाजिक विज्ञान, चाहे हिंदी, कोई भी हो। हर सब्जेक्ट का हम जितना भी पेपर आपको करा रहे हैं उतने पेपर को केवल आप हल कर लीजिए, आपको 90% से ऊपर नंबर आएगा, ठीक है। तो वीडियो ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।